नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आज कौन सा दिन है? तो आज 31 जुलाई 2025। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो दिन है 31 जुलाई, वो किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, आप सभी ने पढ़ा होगा कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में 13 अप्रैल 1919 को एक इंसिडेंट होता है जिसे हम सब लोग किस नाम से जानते हैं? तो जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं। और उसके अंदर जो आपका रेजिनाल्ड ओडायर होता है ना, जनरल रेजिनाल्ड डायर, वो वहां पर जाता है और वहां पर लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। वहां पर लोग क्यों इकट्ठा हो रखे थे? तो गैदरिंग क्यों थी इतनी ज्यादा? क्योंकि उस दिन बैसाखी भी थी, है ना। हरियाणा और पंजाब में जब फसल काटी जाती है तो उसके बाद वो सेलिब्रेट करते हैं उसे, ठीक है। और उसी के साथ साथ उसी दिन क्या था? तो याद रखना था आपका 13 अप्रैल 1699 को, है ना। 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1699 को जो आपके सिखों के 10th गुरु थे, है ना, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। उन गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था? उसी दिन क्या किया था? आपका खालसा पंथ की फाउंडेशन की होती है। तो उस दिन खालसा पंथ का फाउंडेशन डे भी था, उसी दिन बैसाखी भी थी और बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे क्योंकि जो सत्यपाल और किचलू थे, दो लोकल लीडर्स, उनको आपके रोलेट एक्ट के अंडर में अरेस्ट कर लिया जाता है। तो तभी वहां पर पहुंच जाता है जनरल रेजिनाल्ड डायर और वहां पर वो गोली चलाना शुरू कर देता है और उसके बाद बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा वहां पर एक कुआं था, वो भी लाशों से भर जाता है ना। कभी आप अगर गोल्डन टेम्पल गए हो तो वही बगल में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक बच्चा होता है, वो अपना कह सकता हूं कि वो ओथ ले लेता है, कसम खा लेता है कि मैं इसका रिवेंज लूंगा। बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो ब्रिटेन पहुंच जाता है और ब्रिटेन पहुंचने के बाद एक दिन सामने से आ रहे थे कौन? माइकल ओडायर। और जैसे माइकल ओडायर उसके सामने आते हैं, वो अपनी किताब के अंदर, अपनी बुक के अंदर बंदूक छुपा के रखता है और वो उसको गोली मार देता है। बाद में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में उनको 31 जुलाई 1940 को क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। तो ये आज के दिन हम शहीद उधम सिंह जी का क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो काफी बार एग्जाम्स में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इवन क्लैट के अंदर भी 2-3 साल पहले आपके जलियांवाला बाग मैसेकर और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, आज क्या है? तो शहीद उधम सिंह जी का क्या है? उनको शहीद या उनका शहीदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सिंपल से याद रखना, ठीक है। कहां पर पैदा हुए थे? पंजाब के अंदर। किसको मारा था? याद रखना, माइकल ओडायर को। याद रखना, उस समय 2 डायर थे, है ना। 2 डायर होते हैं। एक जो उस समय गोली चला रहा था वो था रेजिनाल्ड डायर, और एक वो जो उस समय पंजाब का क्या होता है? आपका गवर्नर होता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है पंजाब का, जो ऑर्डर देता है गोली चलाने का, वो कौन होता है? तो वो माइकल ओडायर होता है। तो ये किसको मारता है? माइकल को मारता है, ना कि रेजिनाल्ड को। ये क्वेश्चन आपके 2023 वाले क्लैट में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो छोटे छोटे फैक्ट भी हमें याद रखने चाहिए। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। इंडिया लॉन्चेस निसार सैटेलाइट। देखो, काफी टाइम से हम इसका वेट कर रहे थे कि कब जाकर निसार सैटेलाइट लॉन्च होगी। अब क्या है निसार? हमने काफी बार इसको पढ़ा भी है, फिर भी 2-4 बातें पढ़ लेते हैं जो उसमें मिस करते थे कि हाँ जब जाएगा तब पढ़ लेना, ऐसा बोला जाता था आपको। अब वो जा चुका है तो हम उसके बारे में 2-4 बातें पढ़ लेते हैं। तो देखो है क्या, तो एक होता है नासा, ठीक है, और एक हमारी इंडिया की कौन सी है? इसरो। इन दोनों ने मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ठीक है। एक सैटेलाइट छोड़ी है जिसका नाम है निसार, ठीक है। तो किसका कोलैबोरेशन है? तो याद रखना, सॉरी, नासा और आपके इसरो का। अब ये करेगी क्या? तो समझना, इसको हमने कहा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए गई है, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसका क्लोजली क्या करना है? मॉनिटरिंग करनी है, उसकी मैपिंग करनी है। कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर आपके अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, कहाँ कहाँ पर ज्यादा फिश प्रोडक्शन हो सकता है ना, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो अभी तक अननोन है ना। तो अर्थ को अच्छे से बिल्कुल बारीकी से क्या करना है? उसको मापना है, उसका मेजरमेंट करना है। और उस पर्पज के लिए हमने कौन सी सैटेलाइट छोड़ दिया? निसार सैटेलाइट।
नासा प्लस इसरो का ज्वाइंट वेंचर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहां से छोड़ा गया है तो याद रखना सतीश धवन स्पेस सेंटर। और जो सतीश धवन स्पेस सेंटर वो कहां पर है, श्री हरिकोटा, ठीक है, जो कि कहां पर आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। कौन से लेक पर बना है तो याद रखना पुलिकट लेक के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेता है कौन से लेक पर, तो पुलिकट लेक पर बना हुआ है। अच्छा, जो सतीश धवन थे वो कौन थे तो याद रखना वो सेकंड इसरो के क्या बने थे, चेयरमैन बने थे। अभी कौन है, वी नारायणन, ठीक है। तो ये आपको कुछ कुछ बातें फैक्ट भी पता होने चाहिए। नासा कब बना था, 1958 में। आपका इसरो कब बना होता है तो इसरो बना होता है आपका 1969 में। हालांकि ये पहले इनकोस्पार के नाम से पहले बन चुका था, बाद में इसका नाम बदल दिया जाता है, ठीक है। विक्रम साराभाई इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इसरो, ये सब बातें आप जानते हो। अब इसमें ऐसा क्या जो मुझे पढ़ना है तो वर्ल्ड्स फर्स्ट डुअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट, दुनिया की पहली डुअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट छोड़ी गई है। लार्जेस्ट एवर स्पेस बोर्न रडार एंटीना, ठीक है, 12 मीटर का गोल्ड प्लेटेड मैश एंटीना इसमें लगाया गया है। इट कैन ऑर्बिट अर्थ एवरी 97 मिनट्स, यानी कि हर 97 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगी किसका, अर्थ का। 14 ऑर्बिट्स पर डे, एक दिन में 14 चक्कर लगा लेगी किसका, हमारी अर्थ के चारों तरफ। It can detect surface changes as tiny as 1 सेंटीमीटर across huge regions, यानी कि अगर कहीं भी 1 सेंटीमीटर भी अगर कुछ चेंजमेंट हुआ होगा ना तो उसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन है उसको तुरंत ये सेंस कर लेगा और हमें डाटा दे देगा। तो मैंने कहा ना बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल क्या कह सकता हूँ कि बिल्कुल बारीकी से उसका क्या करना है, मेजरमेंट करना है, ताकि बहुत सारी चीजों में एग्रीकल्चर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ नहीं होने वाली, ये सारे के सारे डाटा हमें एग्जैक्ट और एक्यूरेट देने के लिए ही इसे भेजा गया है, ठीक है। इट विल मैप एंटायर अर्थ्स लैंड मास आइस शीट्स एवरी 12 डेज, हर 12 दिन के अंदर ये सारे काम करता रहेगा, ठीक है। किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से गया है तो याद रखना GSLV F-16। GSLV क्या होता है तो देखो हमारे पास एक था SLV, है ना। आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमारे पास एक था SLV जो सबसे पहले हमने बनाया था, ठीक है, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देन ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देन आपका PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है आज तक, ध्यान रखना। उसके बाद आता है GSLV। GSLV क्या होता है तो जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ये उस ऑर्बिट में रखा जाता है जैसे ये वैसे घूमती है जैसे हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही होती है, तो जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट कह देते हैं, ठीक है, वहां पर इसको रखा गया। और एक कौन सी होती है आजकल, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये बेसिक बातें भी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद कितने वेट है इसका, 2392 kg वेट है, ठीक है। मिशन लाइफ कितने साल की है, 5 साल की। 5 साल तक ही हमें क्या देता रहेगा, डाटा प्रोवाइड करता रहेगा। तो किसका मिशन है, नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन है। इसके अंदर कुछ आपके अपर्चर भी यूज किए गए हैं जिनका नाम आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, जैसे इसके अंदर 2 आपके बैंड यूज किए गए, ध्यान रखना। एक है नासा का L बैंड और इसरो का S बैंड, ठीक है। जो नासा है उसकी तरफ से L बैंड यूज किया गया और इसरो की तरफ से S बैंड, डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। और नासा का 12 मीटर अनफर्लेबल मैस रिफ्लेक्टर एंटीना इंटीग्रेटेड विद इसरोज मॉडिफाइड 13K सैटेलाइट बस, ठीक है। तो ये फैक्चुअल डाटा भी याद रखना, उसमें कौन कौन सी चीजें यूज की गई है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। GSLV F-16, नासा, इसरो, ये जस्ट बातें याद रखना। नेक्स्ट आता है ट्रम्प। अब देखो ये न्यूज एक ऐसी हो चुकी है, एक ऐसा टॉपिक हो चुका है जो आप कुछ भी कर लो, है ना। आप चाहे सुबह सुबह भगवान के सामने अगरबत्ती कर लो कि भगवान कल ये नहीं होना चाहिए, बट ये होगा। मतलब डेली जब से ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने हैं, डेली न्यूज के अंदर छाए रहते हैं। कभी किसी देश के ऊपर टैरिफ, कभी किसी कंट्री के ऊपर टैरिफ, और टैरिफ पे टैरिफ लगा के एक टैरिफ वाला गेम खेले जा रहे हैं। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली, समझना। आपको पता होगा हमारी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर भी डिबेट चल रही है ना, हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी, है ना। उसमें कहा गया कि ट्रम्प ने ऐसा कुछ नहीं कहा था ना, लेकिन हालांकि ट्रम्प 29-30 टाइम के आसपास क्लेम कर चुका है कि मैंने लड़ाई रुकवाई थी, वो सब चल रहा था। तो अभी क्या हुआ, ट्रम्प ने कह दिया कि देखो अब समझना पूरी कहानी, हालांकि मैं काफी बार समझा चुका हूं ये चीज। जो यूएसए है ना, वो यूएसए चाहता है कि जो इंडिया है ना, वो इंडिया अपनी एक साइड चूज कर ले। हमने एक बार पहले भी पढ़ा है, अगर आई थिंक आपको याद होगा, RIC, रशिया, इंडिया और चाइना, है ना, ये तीन एक तरफ
अपना कोलैबोरेशन करके बैठे हैं, ठीक है। अब यूएसए जो है वो चाहता है कि देखो रशिया जो है वो डायरेक्टली इसके अगेंस्ट है, ठीक है। आप जानते हो कभी से ना, वर्ल्ड कोल्ड वॉर के टाइम से ऐसा चला आ रहा है, ठीक है। आराम आराम से समझते हैं बारीकी से, ठीक है। दूसरा चाइना, चाइना तो आप जानते हो ड्रैगन इज राइजिंग। चाइना तो चाहता है कि मैं किसकी इकोनॉमी को बर्बाद कर दूं, अमेरिका की, और जो अब उनका युआन है, उनकी करेंसी है वो ज्यादा पावरफुल हो जाए, डॉलर का डी डॉलराइजेशन हो जाए। दैट इज वाई उन्होंने ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करने की बात की, और ये सब करते हैं। तो रशिया यूएसए चाहता है कि भाई जो इंडिया है ना, इस इंडिया पर मैं इतना प्रेशर बना दूं कि इंडिया निकल के मेरी तरफ आ जाए। देखो एक समय था जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, उस समय यूएसए और यूएसएसआर की तरफ से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारा यही फिक्स नहीं था कि हम आपके सोशलिज्म को यूज अपनाने वाले हैं कि हम कैपिटलिज्म को अपनाएंगे। वो तो आगे चल के 1971 में जब रशिया ने हमारी हेल्प कर दी, तब जाकर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट और ये सब वर्ड जोड़े होते इंदिरा गांधी के टाइम पर, तब हमारा क्लियर होता है कि हम कौन सी साइड है। पोलराइजेशन हो रखा था। तो अब ट्रम्प साहब चाहते हैं कि इंडिया पोलराइजेशन में मतलब उस तरफ ना रहे, मेरी तरफ आ जाए, या इंडिया बीच में ना रहे। जैसे इंडिया क्वाड में भी है, ब्रिक्स में भी है ना, एससीओ में भी हम काफी बार पढ़ते हैं, I2U2 में भी है ना। रशिया के साथ भी बैठता है, चाइना के साथ भी बैठता है, अमेरिका के साथ भी बैठता है। तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया बाहर निकले, और बाहर निकालने के लिए इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। वो प्रेशर ये बनाया जा रहा है कि उन्होंने अभी कहा था लास्ट, अगर आपने याद हो हमने दाइंदू किया था, उसमें ये कहा गया था कि जो ट्रम्प है, जो अमेरिका, वो एक बिल पास करने वाला है कि कोई भी अगर रशिया से कुछ भी वेपन वगैरह खरीदेगा तो हम उसे टैक्स लगा देंगे, भारी टैक्स लगा देंगे, 500% तक का टैक्स लगा देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जब ट्रम्प साहब आए थे तो 90 डेज का टाइम दिया गया था, और उस 19 डेज के टाइम का पीरियड खत्म हो चुका था। हालांकि चाइना के लिए उन्होंने बढ़ा दिया। आप कहोगे सर चाइना के लिए क्यों बढ़ा दिया? चाइना के चक्कर में तो सारा टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ था। तो देखो ये पूरी पॉलिटिक्स होती है ना। अब यूएसए जो है, देखो आज के दिन प्रॉब्लम क्या है, जो चाइना है ना, फिर हम इसके बेसिक फैक्चुअल डाटा पे आएंगे। चाइना जो है ना, वो लगभग, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, 85% जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ठीक है, या जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनके अंदर क्या करता है, उसका डोमिनेंस है, ठीक है, आप छीन ही नहीं सकते उससे। और यूएसए को जिस दिन, याद रखना, यूएसए को जिस दिन ये क्रिटिकल मिनरल का एक्सेस मिल गया, या उसके पास ये प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी आ गई कि वो एक्सेस करने लगा, एक्सट्रैक्ट करने लगा, उस दिन जो यूएसए वो दोबारा से चाइना को धमकियां देने लगेगा। लेकिन अभी उसकी मजबूरी है, वो हाथ जोड़ के बैठा है, क्योंकि लिथियम आयन की बात कर लो, सेमीकंडक्टर्स की बात कर लो, दुनिया में हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात कर लो, सेमीकंडक्टर और इनसे चलता है, और उसमें चाइना का डोमिनेंस है। तो ज्यादा चाइना को दुखी करोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो इसने सोचा क्यों ना RIC में से इंडिया को बाहर निकाल लिया जाए। तो इंडिया एक कमजोर प्लेयर है ना, कमजोर है। तो इंडिया पे अगर प्रेशर बनाऊंगा तो इंडिया डर जाएगा, इंडिया मेरी तरफ आ जाएगा। अब इसके दो पहलू हो सकते हैं समझना, या तो इंडिया डर के बाहर आ जाए और कह दे आज से मैं ट्रम्प का हो गया, है ना, मतलब यूएसए का हो गया। लेकिन ऐसा वो करेगा नहीं, क्योंकि जस्ट बगल में चाइना है, जिस दिन मूड किया वो अटैक कर देगा, और अमेरिका आया ना, कोई भरोसा नहीं है अमेरिका का, है ना। उसने यूक्रेन के से बेनिफिट निकालने के लिए ना, डनाइपर रिवर के नीचे से एक्सेस करने के लिए उसको बर्बाद कर दिया उसने। तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो मैं रशिया RIC को छोड़ नहीं सकता, लेकिन मेरे यहाँ पर समझना, इंडिया से सबसे ज्यादा ट्रेड यूएसए से होता है। हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, आप चाहे फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लो, बहुत सारी चीजें बेचते हैं। तो अगर इसने कहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट था तो 125 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। आपके ऊपर 25 रुपए टैक्स लगा दिए गए। बात समझ में आ रही है? अब ये तो टैक्स की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं पेनल्टी भी लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर। किस बात की? कि तुम रशिया से ट्रेड कर रहे हो। अब रशिया जो है वो बेचारा हमें सस्ते में दे रहा है माल, तो हम सस्ते में लेंगे, क्यों हमारा पैसा वेस्ट करेंगे। ये कह रहा है तुम सस्ते में मतलब तुम मुझसे लो। जैसे वेपन्स है ना, मैं एक चीज की बात कर लेता हूँ, वेपन्स है ना, देखो बहुत बड़ी कहानी है ना। जब तक आप शुरू से अगर पढ़ रहे होगे तो आपको सब एग्जैक्टली एक एक चीज समझ में आ रही होगी ना, हो क्या रहा है ना। काफी टाइम पहले से छिड़ी हुई लड़ाई है ना, जस्ट पढ़ते रहते हम। अब देखो हुआ क्या, समझना। एक होता है सीपड़ी, है ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। ये बताता है कि भाई किस देश ने कितने वेपन खरीदे और कितने वेपन
बेचे, है ना। तो ये स्टॉकहोम में बना है, 1961 का बना हुआ है, ठीक है। अब ये करता है कि ये बताता है कि भाई कैसे कैसे कौन कौन से वेपन सप्लाई किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो इसने बताया कि यूएसए जो है ना वो सबसे बड़ा क्या है, एक्सपोर्टर है ना। 40% के आसपास उसकी जीडीपी यहीं से चलती है। और जो आपका इंडिया है, इंडिया जब इंपोर्ट करता है तो पहले नंबर पे रशिया आता है, देन फ्रांस आता है, देन आपका यूएसए आता है। तो अमेरिका चाहता है कि भाई तू मुझसे खरीद, तू इनसे मत खरीद, है ना। अमेरिका जो है वो हमारे इंडियन मार्केट में एक्सेस पाना चाहता है। जैसे भारत में तुम्हें हर चीज के नीचे लिखा मिल जाता है मेड इन चाइना। अब तुम कहोगे सर वो चाइना वो क्यों नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना बहुत पहले से प्लान बना के बैठा है। तुम भारत के छोटे से छोटे गांव के छोटे से छोटे मेले में चले जाना, कभी मेले लगते हैं ना, बहुत फेमस है हमारे यहाँ मेले बहुत लगते हैं। अब छोटे से छोटे मेले में जाके छोटा सा छोटा प्रोडक्ट उठा लेना जो घर में यूज होता है, तुम्हारे हर चीज के नीचे मेड इन चाइना लिखा मिलेगा। तो चाइना इतना डीप तक जा चुका है दुनिया में और इतनी इकोनॉमी होल्ड करता है कि आप उसे निकाल के नहीं फेंक सकते हो। तो ये चाहता है कि मेरे को भी इंडियन मार्केट का एक्सेस मिल जाए। अगर इंडियन मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा तो क्या होगा, इसकी इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी, इंडस्ट्रीज यहाँ पर फैल जाएंगी। इवन वो हमारे कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी आना चाहता है, एग्रीकल्चर में भी एक्सेस पाना चाहता है। और हम नहीं चाहते कि हम उसकी तरफ चले जाएं, क्योंकि अगर उसकी तरफ झुकाव हो गया तो हमारा आरआईसी की तरफ से क्या हो जाएगा, झुकाव खत्म हो जाएगा, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी हमें। तो बस बात इतनी सी है ना। बाकी आप जानते हो पहले की बात है कि ट्रंप हमें वहां से निकाल के अपने खेमे में लाना चाहता है। जैसा मैंने तुम्हें एक दिन पहले भी कहा था, 3 भाई तीनों तबाही, उन 3 भाइयों को तोड़कर 2 करना चाह रहा है। और इंडिया के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारा प्रेशर है। इवन है ना, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, वरना कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हमारे बड़े बड़े लीडर्स भी ये नहीं कह पा रहे हैं कि ट्रंप ने लड़ाई नहीं रुकवाई थी, है ना। डिबेट जो हमने देखी कल, उसका रिजल्ट बता रहा हूँ, समझ में आ रही है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, समझ गए। तो सिंपल से याद रखना, एक हमें आत्मनिर्भर भारत भी होना है। तो मैं तो इनमें से एक बात और निकाल के लाना चाहूंगा कि भाई तुम ना इस पे जाओ ना तुम इस पे जाओ, तुम एक काम करो, खुद ही हो जाओ ना आत्मनिर्भर भारत। क्यों दूसरों से वेपन खरीदते हो, खुद ही बना लो। लेकिन इतना भी नहीं है हमारे पास, डिपेंड होना पड़ता है, समझ गए। तो वही सारी बात है, वही ट्रायंगल बना हुआ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। In early April, US president had imposed retaliatory Liberation Day tariffs on the imports from the most countries in the world, arguing that these countries impose much higher tariffs on the US goods than US did on imports from them. The government is studying its implications, ठीक है। तो हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से भी यही कहा गया है कि जब इसने कहा कि 25% टैरिफ लगा दूंगा, तो हमारी मिनिस्ट्री ने भी यही कहा ठीक है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं, फिर देखते हैं इसका क्या जवाब हमें देना है, ठीक है। तो वही सब चल रहा है। तो आई होप कि आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, और पहले वाले प्रीवियस जो आपके नोट्स है उसके अंदर आप उसे ऐड ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। अभी अगस्त के अंदर क्या बिल पास होता है, क्या सच में 500% टैक्स लगेगा, देखते हैं। अगर आप चाहो तो आप आंसर कर सकते हो कि सर 500% टैरिफ लगाने के क्या इंडिया के ऊपर इफेक्ट पड़ेंगे, क्या उसका यूएसए के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है ना। देखते हैं आपकी कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। नेक्स्ट है रिस्टोरिंग मैंग्रोव्स कैन टर्न द टाइड ऑन इंडियाज कोस्टल सिक्योरिटी। देखो होता क्या है, जब भी टाइड्स टकराती है ना, या जब भी कभी जो समुद्री लहरें होती है, टाइड्स वेव्स ये सब टकराती हैं, साइक्लोन्स टकराते हैं, तो कोस्ट पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है ना। जो कोस्टल रीजन है भयंकर तरीके से क्या हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं, है ना। लाइव्स का भी लॉस होता है, हमें बहुत नुकसान होता है ना, इकोनॉमिकल लॉस भी होता है। इन सबसे बचाने में सबसे ज्यादा हेल्प जो करता है वो कौन होते हैं, मैंग्रोव्स। अब मैंग्रोव्स क्या होते हैं समझना। मैंग्रोव्स जैसे मैंने कहा, इधर से एक नदी आती है गंगा और इधर से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, ये जहां मिलती हैं उसे हम क्या कह देते हैं, सुंदरबन डेल्टा। क्या कह दिया जाता है, सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। अब सुंदरबन डेल्टा के ऊपर, इसको सुंदरबन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक पेड़ है सुंदरी, है ना, जिसको मैंग्रोव कहा जाता है। वही सब लिखा हुआ है इसके अंदर, है ना, जस्ट एक बार समझ के पढ़ लेना। सुंदरी नाम का पेड़ लगा होता है, और जो सुंदरी नाम का पेड़ लगा होता है तो ये जो पानी में से निकला हुआ नजर आता है, जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है, ये कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, ठीक है, दिख रहा है। अब होता क्या है, ये बहुत काम के होते हैं। एक तो टाइड्स वगैरह टकराएंगे, उनके इफेक्ट को रोक लेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो फिश प्रोडक्शन है, जो सी फूड का प्रोडक्शन है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मछलियां है ना, जो सी फूड होता है ट्रैप हो जाता है, आराम से निकाल सकते हो, मछुआरों को दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा।
तो हमने क्या किया 2023 में एक स्कीम निकाली जिसका नाम था मिस्टी। और जो मिस्टी स्कीम था उसका सिंपल सा मतलब है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। हमने क्या किया, मैंग्रोव्स को शोरलाइन पर लगा दिया। शोरलाइन का मतलब होता है आपकी जो कोस्टल लाइन होती है उसके ऊपर, और उससे हमने क्या किया, इनकम जनरेट करने का प्रोग्राम बनाया। इट वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड द रिस्टोरेशन। हमने इससे मैंग्रोव का कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन भी कर दिया। इट इज ए गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2023 टू फैसिलिटेट मैंग्रोव प्लांटेशन along India's coastal line and salt pan lands. This project will span over 5 years starting from 2023 to 2024. उसको चलाया गया। तो कुछ नहीं किया हमने इसमें, ये मैंने कहा मेरा भारत है, तो मैंने भारत के इस पूरे कोस्टल रीजन पर क्या लगा दिए, मैंग्रोव लगा दिए जहां जहां पॉसिबल था। और उससे क्या होगा कि आपके जो टाइड्स का इफेक्ट है ना, आपका जो फिश प्रोडक्शन है वो आगे बढ़ जाएगा। दुनिया में पहले नंबर पे कौन आता है, चाइना आता है। जैसे हमने उसको बढ़ाने के लिए एक MSY स्कीम भी लाई थी, आपको याद होगा, मत्स्य संपदा योजना। ये 2020 में लॉन्च की गई थी मत्स्य संपदा योजना, समझ गए। तो बस उसी आर्टिकल में इसने दोबारा से मिस्टी का जिक्र कर लिया, तो हमने भी यहाँ पे पढ़ लिया। चलो, अगर आपको इतना ही आप पढ़े लिखे हो तो मुझे बताना कि कौन से स्टेट ने सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स प्लांटेशन अभी रिसेंटली किया है। ठीक है, क्योंकि सभी स्टेट्स में लगाया गया था इसे, तो देखते हैं कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा इसको किया गया है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। रशिया अर्थक्वेक ट्रिगर्स सुनामी वेव्स इन जापान। ठीक है, यूएस। देखो हुआ क्या, जो रशिया के अंदर अर्थक्वेक आया है ना, उस रशिया के अर्थक्वेक ने पूरे के पूरे जापान और यूएस के अंदर भी सुनामी ला दी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आया कहां पर है? तो आया है आपके इसमें देखो कमचटका पेनिनसुला में। ठीक है, और जो कमचटका पेनिनसुला है वो रशिया का ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, ये आपका चाइना, जापान, यहाँ पर सी ऑफ ओखोत्स्क बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर बना है कमचटका पेनिनसुला, क्या होता है पहले ये बात समझना। पेनिनसुला वो होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है। ठीक है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है हम उसे आइलैंड कह देते हैं, और जो 3 तरफ से घिरा होता है उसे पेनिनसुला। तो इंडिया भी एक इंडिया पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुलर कहा जाता है उसे। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। अब ये अर्थक्वेक कितना खतरनाक था ना, लगभग 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था जो सीधा हिट करता है, और उसके बाद वहां पर भयंकर तरीके से सुनामी देखने को मिल रही है, जैसा तुम्हारे सामने इसमें फोटो लगी हुई है। अब आता कैसे है ना, तो कुछ नहीं होता समझना। जब भी कभी ओशियंस में है ना, समुद्रों में है ना, जब भी अर्थक्वेक आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सुनामी बनाते हैं। और जो सुनामी बनती है ना, तो जो पानी की लहरें होती है ना, वो काफी मीटर तक ऊपर जाती हैं। ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे किसी ने समुद्र का पानी निकाल के बाहर तट पे फेंक दिया हो, और उससे जो डिस्ट्रक्शन होता है एक्सट्रीम लेवल का। जैसे आपने पढ़ा होगा सुमात्रा आइलैंड के ऊपर आई थी तो 2004 में दिसंबर में, एक दिन के अंदर 2,78,000 के आसपास लोग मारे गए थे। ऑलमोस्ट 3 लाख लोग मारे गए थे। उसका इफेक्ट ऐसा पड़ा था कि हमारा जो इंदिरा पॉइंट है, हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का इंदिरा पॉइंट, वो भी पानी के अंदर डूब जाता है ना। उसी का इफेक्ट था, सुनामीज आई थी, क्योंकि वहां अर्थक्वेक हिट कर जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कहां पर आया, कमचटका पेनिनसुला में, है ना। अब अर्थक्वेक कैसे आता है, तो मैंने कई बार आपसे कहा है कि आपको जस्ट बेसिक बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी बारी क्वेश्चन आ जाता है। मैंने कहा ये मेरा सरफेस है, यहाँ पर मान लो कोई पेड़ लगा है, यहाँ पर मान लो तुम लोग घूम रहे हो, और यहाँ पर मान लो कोई बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, ऐसा ही होता है। अगर इसको पूरा कर दूं तो अर्थ बन जाएगी। तो इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहा जाता है, क्रस्ट। उसके बाद बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं मेंटल, इसे मेंटल कहा जाता है, और इस वाले पार्ट को कहते हैं कोर। ठीक है, जो क्रस्ट है इसी का दूसरा नाम है सियाल, क्योंकि इसमें सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम मैक्सिमम पाया जाता है। जो दूसरा वाला है मेंटल, इसी को कहते हैं सीमा, क्योंकि इसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है एक्सेस में। और जो कोर होता है उसे हम कहते हैं निकेल प्लस आयरन, उसे नीफे कह दिया जाता है। और इनके बीच में याद रखना डिसकॉन्टिन्यूटीज पाई जाती हैं। अब कहोगे सर डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, तो याद रखना अगर पूरा सरफेस होता तो मैं कॉन्टिन्यूटी कह देता कि भाई कॉन्टिन्यूस बना है। डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब बीच बीच में मैग्मा भरा है, लावा भरा है, मोल्टन मटेरियल है।
अब आपको पता है कि जो हमारी अर्थ होती है वो रिवॉल्यूशन भी करती है सन के चारों तरफ, और हमारी अर्थ जो है वो रोटेशन भी करती है, अपनी एक्स पर भी घूमती है, और अपनी एक्स पर घूमती है इसीलिए तो दिन और रात बनते हैं, और सन के चारों तरफ घूमती है इसीलिए तो साल बदलते हैं, सीजन बदलते हैं, सब होता है 23.5 पे झुकी होती है। तो इसकी जो रोटेशन स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट होती है 1648 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से जब घूम रही होती है तो ऐसा मान लो कि एक फुटबॉल है, ये दूसरा फुटबॉल है, ये तीसरा फुटबॉल है, और तुम इसको घुमा रहे हो बहुत जोर से, तो आपस में इनकी लेयर टकराएंगी तो फ्रिक्शन होगा तो मटेरियल आ जाएगा मोल्टन स्टेट में, और ये जो भर जाता है मटेरियल इसे कह देते हैं डिस्कंटिन्यूटी। जब ये अंदर होता है तो कहलाता है मैग्मा, और जब ये धरती के बाहर आ जाता है तो इसे कह देते हैं लावा। अब मैंने कहा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर प्लेट्स मूव करती हैं, प्लेट टेक्टोनिक हमने काफी बार पढ़ी है, टेक्टोनिक्स थ्योरी जो होती है। अब जब ये प्लेट तैर रही होती है, उसके ऊपर फ्लोट कर रही होती है, तभी यहाँ से ये जो लावा है ये ऊपर की तरफ लगाता है प्रेशर, जिसे हम कह देते हैं जियोथर्मल एनर्जी। और जैसे ही ये जियोथर्मल एनर्जी यहाँ पर हिट करती है तो होता क्या है, ये जो प्लेट है ये बीच में से ब्रेक हो जाती है। अगर हल्की सी ब्रेक हुई है तो यहाँ से निकलती हैं वेव्स, और जैसे वेव्स निकलेंगी तो तुम्हें लगेगा ऊपर क्या आ चुका है, अर्थक्वेक आ चुका है, समझ गए। और जहां पर ये ब्रेकेज शुरू होता है, जहां पर ये फॉल्ट होता है, उस फॉल्ट को कहते हैं फोकस पॉइंट, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ऊपर जहां पर ये हमें इसके जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर जो पॉइंट होता है उसे कहा जाता है, याद रखना, एपीसेंटर। क्या कह देते हैं, एपीसेंटर। और जब ये अर्थक्वेक बाहर आता है तो इसमें से वेव्स 3 तरीके से आती है, एक होती है पी वेव, एक होती है आपकी एस वेव जिनको सेकेंडरी वेव कहा जाता है, एक होती है एल वेव्स, और एल वेव्स को याद रखना सरफेस वेव्स भी कहा जाता है। तो आपसे एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि बताओ सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल कौन सी होती हैं, तो याद रखना जो पी वेव्स हैं वो सभी मीडियम से पास हो जाती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड से, लेकिन जो एस वेव होती है सेकेंडरी वेव्स वो सिर्फ सॉलिड से पास होती हैं, और जो एल वेव्स होती हैं, लव वेव्स कहा जाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर ही चलती हैं। तो सरफेस वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टेबल। एक रेलेग वेव भी होती हैं, ठीक है, उसी का नाम है जो सरफेस वेव होती है, बस इसमें ये जो वेव होती हैं ये ऑसिलेशंस में ऐसे फ्लो करती हैं। तो दीज आर मोस्ट डिस्ट्रक्टेबल। इनको मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, ध्यान रखना। एक को कहा जाता है मर्केली स्केल, ठीक है, मर्केली स्केल। एक को कहा जाता है इसमें आपका रिक्टर स्केल, ठीक है, इसको मेजर किया जाता है। तो अभी जो अर्थक्वेक आया वो कितना था, 8.8 मैग्नीट्यूड का हिट करता है, जो कि रिक्टर स्केल के ऊपर मेजर किया जाता है। तो जो रिक्टर स्केल है वो 0 to 9 मेजर करता है, देखो 8.8 है ना, और 8.8 ऑलमोस्ट 9 के पास है, मतलब जो हमारा मेजरमेंट करने का जो तरीका है ना उसके लिमिट को क्रॉस ही करने वाला है। तो मतलब कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का मैं कह सकता हूँ। और जो आपका मर्केली स्केल होता है वो इंटेंसिटी को मापता है कि कितना इंटेंस था वो आपका अर्थक्वेक, और उसमें 0 से 12 तक की नंबरिंग होती है, ये भी ध्यान रखना, समझ गए। इस तरीके से हम उसको मापते हैं। और जब कभी अर्थक्वेक पानी के अंदर आ जाता है तो जो लहरें उठती हैं हम उसे सुनामी कह देते हैं, और कुछ नहीं होता है, समझ गए। तो अभी कहां पर आया, कमचटका पेनिनसुला, वो कहां पर है। देखो जब भी कभी आप कोई न्यूज पढ़ते हो तो आपको 4 बातें हमेशा पता होनी चाहिए, कहाँ हो रही है वो, है ना, किस लोकेशन पे वो इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के होने के पीछे क्या रीजंस थे, उस इंसिडेंट का फ्यूचर क्या उसका रिजल्ट हो सकता है, समझ गए। बस इतना अगर पता है तो आपको न्यूज पूरी पता है, समझ गए। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, भारत में भी काफी बार ये होता रहता है ना, पैसिफिक ओशियन में तो भयानक तरीके से, है ना, बहुत खतरनाक तरीके से अर्थक्वेक आते रहते हैं। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक ही पैसिफिक रीजन में आते हैं, है ना, रिंग ऑफ फायर जिसको बेसिकली कहा जाता है, समझ गए। चलते हैं थोड़ा सा आगे। Amendments to the RTI Act dilute crucial rights, says press bodies and the activists। देखो कुछ लोग एक्टिविस्ट है ना, अभी हड़ताल पे बैठे हैं, ठीक है, स्ट्राइक पे बैठे हैं। उनका कहना है कि जो आपका कौन सा नेशनल कैंपेन फॉर द पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन said on Wednesday that the Digital Personal Data Protection Act 2023 and its draft rules were extremely problematic and would erode the right to information and did not protect journalists from identifying people whose wrongdoing they uncover। देखो समझना है क्या, आरटीआई क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन,
ठीक है, ये आया था आपका 12 अक्टूबर 2005 को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसीलिए 12 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं, तो हम बनाते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन डे, है ना। पहले उसकी बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन डे बनाते हैं। आप जिसके बारे में चाहो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बस वो आपके काम की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली 2 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स भी है इसके कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 19 राइट टू नो में भी आता है कि भाई मेरा जानने का अधिकार है। यही आपका आर्टिकल 21 में भी आता है, राइट टू प्राइवेसी में भी आता है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, आपकी भी प्राइवेसी इसमें ध्यान रखी जाती है कि आपने किसी के बारे में कुछ पूछा, जैसे आपने पूछा कि सरपंच साहब ने 3 साल में कितने कितने काम किए गांव में, और आपके घर पहुंचने से पहले सरपंच साहब को बता दिया जाए आरटीआई डिपार्टमेंट की तरफ से कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कोई गांव से पूछने आया था, और हो सरपंच एक्सट्रीमली करप्ट, तो मे भी आपकी जान पर बात बन जाए, है ना। आप घर ही ना पहुंच पाओ, कुछ भी हो सकता है उस सिनेरियो में, तो आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रखी जाती है। आपको राइट टू नो भी है, ठीक है, और आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारे क्राइम इससे कम हुए हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, बस वही पढ़ना है अभी हमें, ठीक है। तो 2 ये याद रखना, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 30 डेज में मिल जाती है। अगर आपको थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 40 दिन लग जाते हैं, 10 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए उसमें। अगर आपको किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो 48 आवर्स में मिल जाती है, ठीक है। अगर आप बीपीएल में हो तो आपके 0 रुपए लगते हैं। अगर आप एपीएल में हो, अबव पॉवर्टी लाइन, तो आपके 10 रुपए लगते हैं। बेसिक सी बातें याद रखना, 10 रुपीज, ठीक है। हाँ, अगर आपसे पूछे इसका हेड कौन होता है, तो 1+10 यानी कि 11 की स्ट्रक्चर होती है। एक जो होता है वो होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और आज के दिन कौन है, तो याद रखना हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। और 10 और उसमें जुड़े होते हैं, समझ गए। अब आ जाते हैं, कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि जो आपका डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है वो आपके आरटीआई के जो एक्ट है उसको डाइल्यूट कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। ये तो हमने किसी हैंडआउट में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा प्रीवियस मंथ के, है ना। देखो होता क्या है, मैंने किसी के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी और मुझसे कह दिया गया ये तो मेरे आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी में आता है, मैं तो नहीं बताऊंगा, मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी है। तो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मुझे एक्सेस करनी चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन जो मुझे एक्सेस नहीं करनी चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास है और वो मैं लोगों को दिखा दूं एज ए जर्नलिस्ट, जो बाद में बंदा ये क्लेम कर ले कि ये तो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो क्या जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया जिसमें डिजिटल जो आपके डाटा है उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई, क्या वो उसको डाइल्यूट कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है। तो उसके अपोज में ये लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, वही न्यूज चल रही है। शायद हमने किसी प्रीवियस हैंडआउट में भी इसको कवर किया हुआ है, समझ गए। तो ये बेसिक सी बात चल रही है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। Lok Sabha passes resolution to extend president rule in Manipur for the 6 more months। जो लोकसभा है उसके अंदर दोबारा से मणिपुर के अंदर 6 महीने के लिए किसको एक्सटेंड करने की बात कर दी गई है, प्रेसिडेंट रूल को। तो समझना क्या होता है प्रेसिडेंट रूल। जो आपका प्रेसिडेंट रूल होता है वो आर्टिकल कौन से में लिखा है, 356 में। याद रखना 352 में नेशनल इमरजेंसी है, वो 3 बार लगी है आज तक, वो हम काफी बार पढ़ भी चुके हैं। तो जो आपका प्रेसिडेंट रूल है उसमें होता क्या समझना कि जो स्टेट होता है उस स्टेट का हेड कौन है ना। तो उसका हेड किसको माना जाता है, तो हम कह सकते हैं गवर्नर को, है ना। और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो आप जानते हो प्रेसिडेंट ही उसे अपॉइंट करता है। तो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट में जो कुछ हो रहा है उस स्टेट की इंफॉर्मेशन किसको दे, प्रेसिडेंट को दे। तो अगर गवर्नर अपनी इंफॉर्मेशन में लिख कर दे दे कि भाई मेरे स्टेट में ठीक नहीं चल रहा है, वो हर 15 डेज में एक चिट्ठी लिखता है, एक लेटर लिखता है, जिसमें अगर वो कह दे कि नहीं मेरे स्टेट में अच्छा नहीं चल रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है, तो उस सेंस में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। और प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद जो स्टेट होता है, स्टेट असेंबली, वो डिसॉल्व हो जाती है, ध्यान रखना। और जो पावर है वो पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा के पास चली जाती है, रूल मेकिंग प्रोसेस वहीं पहुंच जाती है। अब इसीलिए इसको क्या कहा गया, तो याद रखना इसीलिए आर्टिकल 356 को जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने क्या कहा था, भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा था इसको कहा गया था डेड लेटर, है ना।
कि ये नहीं यूज होना चाहिए, लेकिन आप देखोगे, कोइंसिडेंस देखोगे, पूरे भारत के हर स्टेट में यूज हुआ है, छोड़कर 2 स्टेट याद रखना, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इन दोनों स्टेट को छोड़कर इसमें आज तक नहीं लगा है 0 टाइम्स, ठीक है। बाकी हर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है। मैक्सिमम टाइम किस में लगा है, तो जिसमें अभी चल रहा है मणिपुर में आज तक सबसे ज्यादा लगा है, ठीक है। लगाने की कंडीशन क्या आप समझ चुके हो, पावर किसके पास चली जाती है आप समझ चुके हो, ठीक है। और जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता और जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन नहीं करवा देता और नई सरकार नहीं बन जाती, जब तक चलता रहता है। तो अभी दोबारा से लोकसभा में रेजोल्यूशन पास कर दिया गया कि इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दो। अब कहोगे सर कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है इसको पास करने के लिए? नॉर्मल मेजोरिटी, ठीक है। नॉर्मल मेजोरिटी इस लोगों ने कह दिया हाँ ठीक है बढ़ा दो, तो आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर मैक्सिमम कितना लगता है, तो याद रखना अच्छा एक बार अगर लगा तो विदाउट परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट कितने दिन चलता है? 2 महीने, है ना। नेशनल इमरजेंसी 1 महीने चलती है, ये 2 महीने चलता है। और एक बार पास हो गया, प्रेसिडेंट लगाता है, प्रेसिडेंट ने लगा दिया, 2 महीने में परमिशन मिल गई। तो एक बार अगर परमिशन मिल जाती है तो उसको 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। और दोबारा से फिर 6 महीने बाद आपको परमिशन लेनी होती है विदिन 2 मंथ। फिर अगर परमिशन मिल जाती है तो फिर 6 महीने बढ़ जाता है। ऐसे करते करते आप उसको कितना बढ़ा सकते हो, तो याद रखना मैक्सिमम वो जा सकता है 1 साल के लिए। लेकिन याद रखना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के बाद ये प्रोविजन जोड़ दिया गया कि हम उसे 3 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 3 years मैक्सिमम अंडर 2 कंडीशंस। फर्स्ट क्या है, इफ इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू कंडक्ट द इलेक्शन, वो डिनाई कर दे, रिफ्यूज कर दे, भाई मेरे बस की बात नहीं, मैं तो नहीं कराने वाला इलेक्शन, तो 1 से 3 साल हो सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन होती है कि किसी दूसरे पार्ट में देश के क्या लगी हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तो उस केस में भी उसे 3 साल तक किया जा सकता है। और ऐसा पंजाब की वजह से हुआ था, क्योंकि पंजाब में एक्सेप्शनल जो टेररिज्म था, टेररिस्ट एक्टिविटीज, उनकी वजह से उसको 7 साल तक करना पड़ा था, समझ गए। तो उसका एक एक्सेप्शनल केस, अदरवाइज मैक्सिमम 3 साल तक ही लगा होता है, समझ गए। 2 कंडीशंस कौन कौन सी है वो भी याद रखना। आपके मणिपुर में लगा हुआ है, ठीक है, फरवरी से इंपोज किया हुआ है, तो सबसे न्यूज में बना हुआ है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी बातें याद होनी चाहिए। चलते हैं थोड़ा सा आगे। एज पर आर्टिकल 355, याद रखना आर्टिकल 355 क्या कहता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज ए ड्यूटी ऑन द सेंटर, ये सेंटर की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि जो सेंटर है उसकी ड्यूटी है कि भाई हर स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाए। ऐसा नहीं है कि पंजाब के ऊपर कल कोई पाकिस्तान अटैक कर दे और सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि भाई ये तो पंजाब सरकार का मामला है, मैं बीच में नहीं आने वाला, तो ऐसा नहीं होता है। एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाएगा और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाएगा। कौन सा आर्टिकल में लिखा है, 355 में, ठीक है। It is this duty in the performance of which the center takes over the government of a state under article 356। तो वो उसको ले लेता है, क्योंकि मणिपुर में यही तो कहा कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, पंगे हो रहे हैं, कुकी मेते लड़े जा रहे हैं आपस में, तो उसने क्या किया, पावर ही छीन ली और सेंटर के पास पावर चलेगी। इसलिए कोई इसे प्रेसिडेंट रूल कह देता है, कहीं इसे स्टेट, जो आपका स्टेट इमरजेंसी भी कह दिया जाता है ना, तो अलग अलग नाम इसके रखे हुए हैं, समझ गए। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे। बूस्ट द कैपेसिटी ऑफ द लीगल एड सिस्टम, देखो ये भी एक अच्छा टॉपिक है ना। टॉपिक क्या है समझना, लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 आर टास्क्ड विद द मैंडेट ऑफ द प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू नियरली 80% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, आप डाटा पढ़ोगे तो लोगों को सर्विस ही नहीं मिली है ना। बिटवीन अप्रैल 2023 एंड द मार्च 2024 जस्ट 15.50 लाख पीपल रिसीव्ड लीगल एड सर्विस, फार बिलो द स्केल एंड विजन। 28% rise from the 12.14 लाख reached the previous year। देखो होता क्या है, मैंने कहा कि आपकी किसी से बहस हो गई है ना, आपने कर दिया वकील, आपके पास पैसा है, आपने वकील कर लिया। मान लो कोई गरीब आदमी है, ठेले वाला है, और उससे किसी की बहस हो गई, अब उसके पास लॉयर ही नहीं है, वो लड़ ही नहीं सकता केस, है ना। और आप जानते हो भारत का सिस्टम कुछ ऐसा है कि अच्छा पैसा है तो अच्छे वकील करके आप जीत जाते हो। तो कहा गया कि हमारे यहाँ पर जो एवरी सिटीजन है उसके पास क्या होना चाहिए, हर नागरिक के पास लीगल एड होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, याद रखना, आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 39 डीपीएसपी का, उसके ए में जोड़ दिया 39 के ए में क्या कि स्टेट की ड्यूटी है, क्योंकि डीपीएसपी का पार्ट आप जानते हो ना, स्टेट करे तो करे, ना करे तो ना करे, ये भी आप जानते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट विल प्रोवाइड लीगल
एड टू एवरी सिटीजन, और वो भी फ्री होगी, ठीक है। तो उसी के अंडर हमने क्या किया, याद रखना, एक डिपार्टमेंट बनाया जिसे कहा जाता है नलसा, नेशनल, ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी। और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक्ट कब आता है, तो ये एक्ट आया था 1987 में, और आगे चल के हमने 1995 में ये डिपार्टमेंट भी बना दिया। और हमने स्टेट लेवल के ऊपर, हाई कोर्ट लेवल के ऊपर हमने क्या बना दिया, सलसा बना दिया, ठीक है, जिसे हम स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने डलसा बना दिया, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाम से। और इनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को क्या दे, लीगल एड दे। लेकिन भारत के अगर तुम डाटा देखोगे तो समझ में आएगा कि लोगों के पास ये अवेलेबिलिटी ही नहीं है। देखो कई बार होता है ना कि कोई गरीब आदमी है ना, जैसे कोई मान लो कोई अनाथ है, ठीक है, और वो कहीं खाना खा रहा था, है ना, और पुलिस वाले तुम जानते हो ना, इसलिए कोर्ट बनी होती है ना, वरना पुलिस वाले ही जजमेंट क्यों ना दे दें। मान लो किसी को फ्रेम करके ले आए, ये मान लो उसने सच में चोरी कर भी ली 2-4 रुपए, 1000 रुपए की मान लो, ठीक है, और उसे पकड़ लिया गया। अब वो 2000 रुपए की बेल में छूट सकता है, लेकिन वो लॉयर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए, अभी एक डाटा पढ़ा था ना आपने, जेलों के हालात कितने बुरे चल रहे हैं, है ना। अपनी कैपेसिटी से तिहाड़ जेल में 400% लोग भरे पड़े हैं उसमें, है ना। उनको बाहर निकालो, जेलों के हालात अच्छे करो। इवन यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि जहां पर 50 जज होने चाहिए वहां पर 15 जज अवेलेबल है ना। तो इन सब को देखते हुए भी हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, एक लीगल एड होनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि जो जेल है वो भी ना भरी रहे, ठीक है, और जो बाहर आने के लायक हो उसको बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, लीगल एड देने के लिए आर्टिकल 39K में नलसा डलसा सलसा जोड़ दिया, और उसके हालात क्या है बस इसके अंदर दिखाया गया, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जस्ट इसको पढ़ लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं, हर स्टेट के 2-2 एग्जाम्पल है। The weaker section covered under section 12 of the law include, किस किस के लिए, वुमेन और चिल्ड्रन, महिला और बच्चों को मिलता है। मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनको मिल जाती है लीगल एड। इंडस्ट्रियल वर्कमैन को, पर्सन्स विद द डिसेबिलिटी को, पर्सन्स इन द कस्टडी, विक्टिम्स ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विक्टिम्स ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, एथनिक स्टेट, कास्ट वायलेंस, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, पर्सन विद द एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, ठीक है, या उससे कम की जो सैलरी वाले होते हैं उनको लीगल एड दे दी जाती है, ठीक है। तो 2-4 बातें याद रखनी है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। स्पेक्टेकल, प्राइवेसी एंड द शेयरिंग इन द डिजिटल एज। देखो ये अच्छा टॉपिक है ना, है क्या समझना। आपने देखा होगा एक बहुत सोशल मीडिया में चल रहा है, कोल्ड प्ले का जो कॉन्सर्ट हुआ था, उसके अंदर वो एक एस्ट्रोनोमर करके है ना कंपनी है, उसके जो सीईओ है वो अपनी एचआर के साथ वहां पर एंजॉय कर रहे थे, कोल्ड प्ले देख रहे थे। तभी किसी ने उनकी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे डाल दी, और जब सोशल मीडिया पे डाल दी तो बात इतनी पहुंच गई कि सीईओ साहब को रिजाइन देना पड़ गया, एचआर ने भी रिजाइन दे दिया, है ना। बात उनके पर्सनल लाइफ तक पहुंच गई, है ना। तो इस आर्टिकल में समझना यही डिस्कस करने की कोशिश की जा रही है कि मैं कुछ कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां बैठा हूं, ठीक है, और तुम मेरा वीडियो बना रहे हो, क्योंकि मैं बैठा हूं, मैं तुम्हें दिख रहा हूं, तो मैं तुम्हें दिख रहा हूं इसलिए तुमने मेरी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दी। तो क्या तुमने मेरा कंसेंट लिया? जैसे वो बात भी ठीक है कि चलो व्हाट्सएप पे ना, इंस्टाग्राम पे सब चलता रहता है, लोग वीडियो बना के डाल देते हैं, लेकिन इवन जो मीडिया चैनल्स हैं हमारे, ठीक है ना, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस बने हुए हैं, वो भी ये सब दिखा रहे हैं। और जब बात ज्यादा उठी, जब बात राइट्स के ऊपर पहुंची, ह्यूमन राइट्स के ऊपर पहुंची, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उसका चेहरा ब्लर कर दिया। अब क्या फायदा ब्लर करने से, उनकी तो जिंदगी खराब हो चुकी है अभी बेसिकली। अब देखो सोसाइटी के 2 पहलू होते हैं, किसी को लगता है कि यार ठीक है चलने दो, है ना, क्या फर्क पड़ता है, 4 है, ठीक है, सीईओ है। कोई इसको इस एंगल से भी देख रहा है कि देखो कंपनियों में, कॉर्पोरेट्स में तो यही होता है। कोई ये भी देख रहा है कि यार देखो कैसे इनको कोई शर्म ही नहीं है ना, शादीशुदा है फिर भी घूम रहा है ना। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की भावनाएं होती हैं, अलग अलग तरह के लोगों की सोच होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या ये सही है क्या कि आपको कोई आदमी कुछ करता हुआ नजर आ रहा है तो तुमने अपने उसका कंसेंट मान लिया कि भाई अब तू मेरी वीडियो बना ले और तू मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दे? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, समझ गए। बस उसी को इसने डिस्कस किया और कुछ भी नहीं है। इन इंडिया where digital literacy is inconsistent and caste, gender and religious hierarchies persist, the risks are amplified. First, public awareness around the ethics of the digital sharing must grow. तो इसी में से 2-4 बातें मैंने निकाल के लिखी हैं, ठीक है। इसमें एक बात बहुत अच्छी कही है इस राइटर ने, जिसने जो भी नाम है, visibility does not equate to consent, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था।
है ना। हमारे यहाँ बहुत होता है ना भयंकर तरीके से, है ना, किसी की कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है। इवन हमारे जो कोई कुछ भी दिखा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर व्यू के चक्कर में, है ना, इवन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा, है ना, आप समझ सकते हो इस बात को, तो ऐसा चलता है बेसिकली, ठीक है। तो जस्ट आप इसको रीड कर सकते हो, आपके रीड करने लायक टॉपिक है, ठीक है। जैसे वायरल वीडियोस ऑफ द दलित और ट्राइबल क्रिएटर्स फॉर इंस्टांस ऑफन प्रोवोक्स कास्टिस्ट बैकलैश, है ना, तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, जो काम की न्यूज है। इंडियाज पुलिस मस्ट गेट आउट ऑफ डर्टी हैरी शैडो। देखो क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। एक आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, इन्होंने लिखा है। कहना क्या चाह रहे हैं, मैंने आज से लगभग महीने भर पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था आपसे, सेम इसी टॉपिक पर, जिसका नाम था कस्टोडियल डेथ। आई होप कि आपको याद होंगे डाटा, कि जब पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करके लाते हैं, तो देखो हमारे भारत में एक सिस्टम ऐसा है कि हम पुलिस के नाम से डर जाते हैं, पुलिस तुरंत डर जाते हैं, नहीं किया हो तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबकि मतलब क्या होना चाहिए, पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनी है, हमें उसमें ट्रस्ट होना चाहिए, उससे उसके लिए हमारे मन में थ्रेट नहीं होना चाहिए कि यार ऐसा कर देगा पुलिस वाला है। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूं जो इस आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं ना, जस्ट पढ़ भी लेना इसको। जैसे एक केस है, उसमें कहा गया कि एक पुलिस वाले ने थाने में आए, कोई पुलिस वाले ने उससे कुछ पूछा, उसने गुस्से में कुछ जवाब दे दिया, पुलिस वाले ने उसको पीटा, इतना पीटा कि वो आदमी हॉस्पिटल चला गया। अभी आपने देखा होगा कि एक आदमी को इतना पीटा गया था, तो उसकी डेथ हो गई थी, तो पुलिस वाले ने कहा कि वो गाली दे रहा था। अब एक बात बताओ, किसी के घर में कोई छेड़खानी हुई है, किसी घर में चोरी हुई है, किसी के साथ बदतमीजी हुई है, और वो गुस्से में अगर उसने गाली दे भी दी, तो गाली को तुमने डेथ से इक्वल कैसे कर दिया, तुमने मार कैसे दिया उसे। तो हमारे भारत में देखो 3-4 टॉपिक है इसका, है ना, अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो बहुत सारी बातें निकलती है। कि एक तो हमारे यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो ट्रेंड नहीं होते अच्छे से, है ना। आप 5 किलोमीटर की रेस मार लो, आपका शरीर अच्छा हट्टा कट्टा, आप पुलिस में ले लेते हैं, लेकिन आपको जो साइकोलॉजिकल जो आपकी ट्रेनिंग वो ही नहीं रखी है ना। अब आपको बस ऐसा लगता है कि मैं सिस्टम में आ गया हूँ, मैं पुलिस वाला बन गया हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे चाहूँ तो मैं बस कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब ऐसे हालात चल रहे हैं। और ये जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं डाटा दिखाऊंगा, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। कस्टोडियल डेथ, ना किसी पुलिस वाले पे आज तक सजा पड़ी है, सिर्फ 2-4% पुलिस वालों के ऊपर केस चला है, वरना लोग आते हैं थाने में। और तुम सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात देखोगे कि जिस दिन ये कस्टडी में लेते हैं लोगों को, और जिस दिन उनकी डेथ होती है, उसी दिन इनके कैमरा भी नहीं चलते हैं, है ना, इनके थाने के कैमरे खराब हो जाते हैं, है ना। तो ये सब सबको पता है ना, तो इसको छुपाने की कोशिश की जाती है। तो यही सब इसने डिस्कस किया है कि जो कस्टोडियल डेथ होती है उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, है ना, कैसे पुलिस का लोगों के अंदर जो डर है उससे भगाया जाए, कैसे पुलिस वालों को ये समझाया जाए कि भाई तू जनता का नौकर है, उनके लिए काम करता है, ना कि उनको डराने के लिए काम करता है। बात समझ में आ रही है। तो यही बस उसने डिस्कस किए हैं, जो कि एक आपके फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है। तो जस्ट मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेट एग्जाम ही क्लियर करना है। कस्टोडियल डेथ एक बार मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या क्या सजेशन दिए गए हैं, जैसे बॉडी कैमरा होना चाहिए पुलिस वालों के ऊपर, जैसे फॉरेन में होता है उनके ऊपर एक बॉडी कैमरा होना चाहिए, ताकि वो जब भी जाए किसी को भी अरेस्ट करे तो सारी चीजें रिकॉर्डेड हो और प्रूफ हो आपके पास। दूसरा, सीसीटीवी होने चाहिए पुलिस स्टेशन में, ठीक है, कोई खराब नहीं होना चाहिए, खराब हो गया तो मतलब पुलिस वालों की गलती, डेफिनेटली ऐसा कुछ रूल होना चाहिए। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन की कुछ हमारे यहाँ पर एंटी टॉर्चर लॉ है, हमें वो भी क्या कर देने चाहिए, इंप्लीमेंट कर देने चाहिए। अब आ जाते हैं डाटा के ऊपर जो इसमें लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू 2023 लोकसभा रिप्लाई, लोकसभा ने बताया 687 पीपल हैड डाइड इन द पुलिस कस्टडी अक्रॉस इंडिया बिटवीन 2018, 19 एंड 22-23। सोचो, ये तो बताया गया डाटा है कि 687 लोग मारे गए हैं। कितने लोग मारे गए होंगे, है ना। हालात समझ रहे हो तुम भारत के क्या चल रहे हैं, तो उसी को डिस्कस करने की बात की जा रही है। द डाटा शोड दैट दीज स्टेट हैड द हाईएस्ट नंबर्स। पहले नंबर पे याद रखना गुजरात है कस्टोडियल डेथ में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, देन मध्य प्रदेश, देन बिहार, देन उत्तर प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। ऑफिशियल फिगर्स कंसील मोर देन दे रिवील। मैनी कस्टोडियल डेथ्स आर क्वाइटली लेबल्ड एज सुसाइड्स, एक्सीडेंट्स और सडन इलनेस। Torture often occurs off the record beyond lookups and CCTV surveillance. In अजीत कुमार केस है ना, जिसकी मैं बात कर रहा था, it reportedly happened in the police van। बताओ, पुलिस की गाड़ी में उसे मारा गया और उसकी डेथ हो गई, और बाद में पुलिस वाले बोलते हैं कि वो गाली दे रहा था। तो गाली देने का मतलब थोड़ी ना मारना होता है, समझ गए। तो वही सब बातें इसमें डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे।
इन डीके बसु 1996 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड लेड डाउन डिटेल्ड सेफगार्ड अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर इन केस पुट्टास्वामी, है ना, जो राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, इट रीअफर्म डिग्निटी एंड द बॉडीली ऑटोनॉमी एज फंडामेंटल राइट, यट टॉर्चर रिमेन्स रैम्पेंट। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 इसके 3 पार्ट है, 1, 2 एंड 3। पहला कहता है कि राइट टू नो द रीजन ऑफ अरेस्ट, भाई क्यों गिरफ्तार करो, रीजन बताओ। दूसरा होता है राइट टू हायर ए लॉयर, मुझे लॉयर चाहिए। तीसरा होता है राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, है ना। कंडीशंस अलग होती हैं कि आप किस उसमें केस में हो ना, बहुत दूर हो तो ट्रैवलिंग टाइम वो सब नहीं होता है, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं होता है, तो ये भी सबसे बड़ा रीजन होता है कि पुलिस वाले उसका मिसयूज कर देते हैं। ठीक है, द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 273 रिपोर्ट जो आई थी 2017 में, उसने भी कहा था पार्लियामेंट में, टू इनेक्ट ए स्टैंड अलोन एंटी टॉर्चर लॉ बट नो सच लॉ एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैंने कभी कहा था एंटी टॉर्चर लॉ भी होना चाहिए। इन 2025 इंडिया वाज रैंक्ड ए हाई रिस्क कंट्री इन द ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स। ठीक है, भारत हाई रिस्क में है। ठीक है, तो सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।